दोस्तों जरा एक मिनट के लिए अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन से नज़र हटाइए और अपने आसपास देखिए। अगर आज आपको फ़ोन करके कहें कि सर सिर्फ 1,000 रुपये दीजिए और 1 करोड़ की प्रॉपर्टी बुक कर लीजिए, तो आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? आप कहेंगे वाह, इससे सस्ता मौका ज़िंदगी में नहीं मिलेगा। लेकिन अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर वही प्रॉपर्टी इतनी शानदार है, अगर उसका फ्यूचर इतना सुनहरा है, अगर उसकी कीमत अगले साल 20%, 30% या 40% बढ़ने वाली है, तो फिर बिल्डर उसे बेचने के लिए आपके पीछे क्यों भाग रहा है? आखिर उसे 1,000 की बुकिंग, 1% डाउन पेमेंट, यानी पहले 10% दो और बाकी 90% पेमेंट प्लान, अभी बुक करो बाद में पैसा दो, दोस्तों से उधार लेकर इन्वेस्ट करो, जैसी स्कीमें चलाने की जरूरत क्यों पड़ रही? क्या सचमुच ये आपके लिए सुनहरा मौका है या फिर किसी और की परेशानी का बोझ आपके कंधों पर डालने की कोशिश हो रही है? क्या रियल एस्टेट मार्केट में सब कुछ उतना ही मजबूत है जितना एडवर्टीजमेंट में दिखाया जा रहा है, या फिर पर्दे के पीछे ऐसी कहानी चल रही है जिसे आम खरीदार से छिपाया जा रहा है? दोस्तों आज मैं आपको कोई राय नहीं दूंगा कि खरीदना है या नहीं खरीदना है, लेकिन मैं आपको ऐसे फैक्ट्स दिखाऊंगा, ऐसे आंकड़े बताऊंगा और ऐसे सवाल पूछूंगा जिनके जवाब शायद किसी बिल्डर के एडवर्टीजमेंट में आपको कभी नहीं मिलेंगे। क्योंकि जब बाजार में सबसे अजीब ऑफर आने लगे तब समझ लीजिए कहानी सिर्फ प्रॉपर्टी बेचने की नहीं बल्कि बाजार की नब्ज बदलने की हो सकती है। पिछले कुछ महीनों में मेरे पास लगातार अलग अलग बिल्डर्स के मैसेज आए। कहीं लिखा था सिर्फ 1,000 में बुकिंग, कहीं लिखा था अभी सिर्फ 1% दीजिए, बाकी बाद में, कहीं कहा गया पहले बुक करो, ईएमआई बाद में शुरू होगी। पहले मुझे लगा कि शायद ये सिर्फ एक मार्केटिंग ट्रिक होगी, लेकिन जब मैंने अलग अलग नंबरों से कॉल करके जानकारी ली तो पता चला कि कई मामलों में वाकई बेहद कम रकम देकर यूनिट बुक करने की सुविधा दी जा रही। सवाल यह है कि ऑफर सच है या झूठ? सवाल यह है कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि नॉर्मल बाजार में जहां मांग मजबूत होती है वहां विक्रेता खरीदार के पीछे नहीं भागता। अगर किसी दुकान के बाहर लिखा हो कि 1 किलो चीनी खरीदो 2 किलो मुफ्त ले लो, तो आप सबसे पहले यही पूछेंगे कि आखिर दुकानदार इतना बेचैन क्यों है। ठीक यही सवाल रियल एस्टेट में भी पूछा जाना चाहिए। अगर किसी प्रोजेक्ट की मांग इतनी शानदार है तो फिर शुरुआती भुगतान को इतना कम क्यों किया जा रहा है? अब यहाँ कुछ लोग कहेंगे कि ये तो खरीदार के लिए अच्छा बात है, शुरुआती बोझ कम हो जाता है। बात सुनने में सही लगती है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दोस्तों हाल के महीनों में कई मीडिया रिपोर्ट्स ने भी बताया कि कई डेवलपर्स कम बुकिंग अमाउंट यानी 10-90, 20-80 और डिफर्ड पेमेंट जैसे योजनाओं के जरिए खरीदारों को आकर्षित कर रहे हैं। लेकिन इन रिपोर्ट्स में साथ ही ये भी कहा गया है कि ऐसे ऑफर्स अक्सर इसलिए दिए जाते हैं ताकि बिना सीधे कीमत घटाए सेल की रफ्तार बनी रहे। दोस्तों एक्सपर्ट्स ने खरीदारों को सलाह दी है कि किसी भी ऑफर में एंट्री करने से पहले पूरी एग्रीमेंट कॉपी, भुगतान की शर्तें, रेरा रजिस्ट्रेशन, रिफंड क्लॉज और हिडन चार्जेस को अच्छी तरह समझ लें। अब आइए बाजार के आंकड़ों पर नजर डालते हैं। दोस्तों क्योंकि भावनाएं नहीं, आंकड़े असली कहानी बताते हैं। प्रॉप इक्विटी की रिपोर्ट के अनुसार 2026 की पहली तिमाही में देश के टॉप 9 शहरों में कुल लगभग 98,761 घर बिके। ये पिछले साल की तुलना में लगभग 13% कम था और करीब 4.5 साल में पहली बार बिक्री 1 लाख यूनिट से नीचे चली गई। इसी दौरान नए प्रोजेक्ट्स की लॉन्चिंग में भी लगभग 19% की गिरावट दर्ज की गई। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये नहीं कि पूरा बाजार खत्म हो गया, बल्कि इसका मतलब ये है कि बाजार पहले जितनी तेजी से नहीं दौड़ रहा। यही वजह है कि कई बिल्डर कीमत कम करने की बजाय पेमेंट प्लान आसान बना रहे, क्योंकि अगर वो सीधे कीमत घटा देंगे तो पूरे इलाके के दाम प्रभावित होंगे, इसलिए कीमत वही रखी जाती है लेकिन एंट्री आसान कर दी जाती है। लेकिन यहीं एक दूसरा सवाल भी दोस्तों पैदा होता है, क्या सिर्फ कम डाउन पेमेंट का मतलब कम जोखिम भी है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि प्रॉपर्टी की कुल कीमत तो वही रहती है। अगर आपने 1,000 रुपये देकर या 1% देकर बुकिंग की तो कुछ महीनों बाद आपको बाकी लाखों या करोड़ों रुपए की व्यवस्था करनी होगी। अगर उस समय बैंक लोन नहीं मिला, आपकी इनकम में समस्या आ गई, नौकरी चली गई या बाजार की स्थिति बदल गई, तो क्या होगा? क्या आपने कभी ये सोचा है? आज सोशल मीडिया पर कुछ तथाकथित प्रॉपर्टी एक्सपर्ट्स ये भी समझाते हैं कि अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से पैसा उधार लेकर शुरुआती भुगतान कर दीजिए, बाद में प्रॉपर्टी महंगी होगी तो बेचकर पैसा लौटा दीजिए। सुनने में आसान लगता है, लेकिन क्या कोई ये गारंटी दे सकता है कि अगले 1 साल में ये प्रोजेक्ट की कीमत 20% बढ़ेगी? अगर कीमत नहीं बढ़ी तो, अगर प्रोजेक्ट में देरी हो गई तो, अगर खरीदार ही नहीं मिला तो, तब उधार किससे चुकाएंगे?
यहीं से इन्वेस्टमेंट और सट्टेबाजी के बीच की जो रेखा है वो धुंधली होने लगती है। याद रखिए, रियल एस्टेट लंबी अवधि का इन्वेस्टमेंट हो सकता है, लेकिन ये कभी भी जोखिम मुक्त नहीं होगा। इसलिए किसी भी स्कीम को सिर्फ इसलिए अच्छा नहीं माना जा सकता क्योंकि उसकी एंट्री सस्ती है। दोस्तों, असली सवाल यह है कि बाहर निकलने का रास्ता कितना आसान है। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है। अगर आपने किसी ऐसे ऑफर में फंसकर बुकिंग कर ली और बाद में आपको लगा कि यह फैसला गलत था, तो क्या आपका पूरा पैसा आसानी से मिल जाएगा? दोस्तों, मैं आपको एक रियल एग्जाम्पल बताता हूँ। मुझे एक व्यक्ति मिले, उन्हें एक ब्रोकर ने एक बड़े बिल्डर के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए एक बड़ा ऑफर दिया कि आपको गोल्ड कॉइन मिलेगा और आपको विदेश की यात्रा भी कराएंगे अगर आप यहाँ बुकिंग करते हैं। अब उन्हें लगा कि चलिए, एक इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, साथ में गोल्ड कॉइन मिलेगा और विदेश की यात्रा हो जाएगी। उन्होंने वहाँ पर एंट्री ले ली, यानी अपना इन्वेस्टमेंट कर दिया। लेकिन जब उस ऑफर को लेने के लिए जब ब्रोकर के पास पहुंचे तो ब्रोकर ने हाथ खड़े कर दिए। उसने कहा कि नहीं, ये तो बिल्डर देगा। अब वो बिल्डर के पास पहुंचे तो बिल्डर ने कहा कि हमने तो ऐसा कोई ऑफर दिया ही नहीं, आप ब्रोकर के पास जाइए। अब आप समझिए कि वो व्यक्ति फुटबॉल बन गया, बिल्डर से ब्रोकर, ब्रोकर से बिल्डर। और इस तरह की फॉर्ज कमिटमेंट्स लगातार रियल एस्टेट सेक्टर में होती रहती है। तो दोस्तों, असली सवाल यही है कि बाहर निकलने का रास्ता कितना आसान है। अब यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट सवाल आता है कि अगर आपने किसी ऐसे ऑफर में फंसकर बुकिंग कर ली, बाद में आपको लगा कि फैसला गलत था, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो क्या आपका पूरा पैसा आसानी से वापस मिल जाएगा? यहीं से असली खेल शुरू होता है, क्योंकि पैसा नहीं मिलता। बहुत सारे खरीदार ये मानकर चलते हैं कि सिर्फ 1,000 ही तो दिए हैं या अभी तो सिर्फ 1% दिए, बाद में नहीं खरीदेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। लेकिन किसी भी प्रॉपर्टी डील में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ विज्ञापन यानी एडवर्टीजमेंट नहीं, बल्कि एग्रीमेंट फॉर सेल होता है। यही वो डॉक्यूमेंट है जो तय करता है कि अगर खरीदार पीछे हटेगा तो कितना पैसा कटेगा, अगर बिल्डर देरी करेगा तो खरीदार के क्या अधिकार होंगे, अगर दोनों में डिस्प्यूट हुआ तो कानून किसके साथ खड़ा होगा। हाल ही में कुछ कानूनी एक्सपर्ट्स ने भी स्पष्ट किया है कि रेरा एक्ट की धारा 13 के अनुसार बिना विधिवत एग्रीमेंट फॉर सेल के बिल्डर कुल कीमत का 10% से अधिक अग्रिम राशि नहीं ले सकता। वही यदि प्रोजेक्ट में बिल्डर की ओर से गंभीर डिफॉल्ट या तय समय पर कब्जा ना देने जैसी स्थिति होती है तो खरीदार को रिफंड और ब्याज का अधिकार भी मिल सकता है। लेकिन दूसरी ओर अगर खरीदार खुद से डील से पीछे हटता है तो रिफंड की शर्त एग्रीमेंट और संबंधित रेरा नियमों पर निर्भर करती है। इसलिए किसी भी आकर्षित ऑफर को देखकर सिर्फ बुकिंग करना और बाद में नियम पढ़ना सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है। दोस्तों, अब जरा बिल्डर के नज़रिए से सोचिए। कोई भी डेवलपर करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट खड़ा करता है, उसके ऊपर बैंक का कर्ज होता है, ज़मीन की लागत होती है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होती है जो महंगी होती है, मजदूरों का खर्च बढ़ जाता है और इन्वेस्टर्स का दबाव अलग होता है। ऐसे में अगर सेल धीमी पड़ने लगे तो उसके सामने दो रास्ते होते हैं। पहला, कीमत कम कर दो, दूसरा, कीमत वही रखो लेकिन भुगतान आसान कर दो। यानी आज अधिकांश डेवलपर दूसरा रास्ता चुन रहे हैं, क्योंकि दोस्तों अगर बिल्डर आज रेट कम कर देता है, यानी कि कोई प्रोजेक्ट उसने लॉन्च किया 15,000 रुपये स्क्वायर फीट पर और अगर सेल धीमी पड़ गई तो ऐसा नहीं है कि उसी प्रोजेक्ट को वो 13,000 या 12,000 स्क्वायर फीट पर बेचना शुरू कर दे, क्योंकि वो अच्छे से जानता है कि जो इन्वेस्टर्स हैं, जो एक भरोसे के साथ उसके साथ जुड़े हैं, वो उसके पीछे पड़ जाएंगे और मार्केट के सेंटिमेंट्स जो हैं वो अलग डायरेक्शन में चले जाएंगे। इसलिए कभी भी कोई बिल्डर या जो लगातार ये चर्चा होती है कि फ्लैट सस्ते हो जाएंगे, सस्ते नहीं होते, यानी कि कीमतें बिल्डर गिराते नहीं हैं, बल्कि वो अलग अलग ऑफर्स देना शुरू कर देते हैं। अच्छे पेमेंट प्लान देंगे, आपको फ्री पार्किंग दे सकते हैं या दूसरे बेनिफिट्स की बात हो सकती है। लेकिन दोस्तों, कोई भी पेमेंट प्लान हो या कोई दूसरे ऑफर्स हो, बाकायदा उसको लिखित तौर पर एग्रीमेंट में लीजिए, वरना जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया था, आपके साथ भी यही स्थिति हो जाएगी। सिर्फ ब्रोकर के भरोसे मत रहिए कि वो अगर कहता है कि आपको ये ऑफर, ये ऑफर, ये ऑफर मैं दिला दूंगा, तो आप सीधे बिल्डर से ही बात कीजिए जब बिल्डर के साथ टेबल पर होते हैं कि क्या ये ऑफर आप मुझे देंगे। और बिल्डर का जो सेल्स मैन है उस पर भी भरोसा मत कीजिए, बाकायदा वो सारी चीज़ें जो आपका एग्रीमेंट है उसमें लिखवा कर दीजिए। अगर उस वक्त वो सेल्समैन कहता है कि नहीं सर, बाद में हम आपको लिख कर देंगे, अभी आपको मिल जाएगा, फिलहाल आप एक एडवांस बुकिंग कर दीजिए, तो उनको बोलिएगा नहीं, मैं अगर एडवांस बुकिंग दे रहा हूँ तो आप जो ऑफर मुझे देना चाहते हैं उसे अभी पेपर पर दर्ज कर दीजिए, वरना होगा क्या, बाद में बिल्डर मुकर जाएगा और फिर आप धक्के खाते रहेंगे, फ्रस्ट्रेट होंगे, एक अलग तरह की टेंशन जो है आपकी ज़िंदगी में आ जाएगी।
यानी कि जो फ्लैट या इन्वेस्टमेंट आपने खुशी से की थी वही आपके लिए एक सरदर्दी बन जाएगा। तो इसलिए दोस्तों, रियल एस्टेट सेक्टर में ऐसा नहीं है कि तमाम ब्रोकर, तमाम बिल्डर गलत नीयत से काम करें, बहुत सारे अच्छे भी हैं, लेकिन जो खराब नीयत के साथ काम कर रहे हैं उनके ऊपर ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। और ये रियल एस्टेट मार्केट से जुड़े लोगों की भी जिम्मेदारी है कि ऐसे फ्रॉड ब्रोकर्स और फ्रॉड बिल्डर्स को वो मार्केट से बाहर करें, खुद से सामने आए और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई कराए। सरकार से वो खुद मांग करें कि नियमों को और ज़्यादा से ज़्यादा सख्त करें, क्योंकि अगर आप ईमानदार हैं तो नियम कितने ही सख्त क्यों ना हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपके मन में बेईमानी है तो फिर आप ज़रूर डरेंगे। दोस्तों, क्या आपको भी इस तरह के ऑफ़र मिले हैं जब आपको इन्वेस्टमेंट या घर खरीदने गए? और क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपको ऑफ़र तो दे दिया गया लेकिन बाद में वो ऑफ़र असल में आपको मिली ही नहीं? आपका अनुभव कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो बहुत सारे लोग, लाखों लोग फर्जीवाड़े के शिकार हुए हैं, आने वाले समय में दूसरे लोग ना हो पाएं। और आपके अपने चैनल को, जहां पर हम रियल एस्टेट की सटीक, बेबाकी से, बगैर डरे खबरें बताते हैं, उसे सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।